दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार आईपीएल जीत गई है और गौतम गंभीर, मेंटोर गौतम गंभीर का जितना बड़ा भूमिका है, उतना ही बड़ा भूमिका है चंद्रकांत पंडित जी का, जो ये टीम के कोच है। पिछले साल वो कोच बने थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, और चंद्रकांत पंडित का नाम भारतीय क्रिकेट में हर कोई बंदे को पता है। जो उनका जो योगदान है मुंबई क्रिकेट में एज ए खिलाड़ी बोलिए, या मुंबई के होकर रणजी ट्रॉफी जीतना एज ए कोच, उसके बाद विदर्भा, उसके बाद एमपी, सारा जो स्टेट है वहां पर वो अपना कारनामा दिखा चुके थे एज ए कोच रणजी ट्रॉफी में। लेकिन केकेआर का होकर पहला सीजन उनका कुछ अच्छा नहीं गया था। श्रेयस अय्यर की इंजरी था, नीतीश राणा नया कप्तान थे। लेकिन इस साल केकेआर ने अपना जलवा दिखाया आईपीएल में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से चंद्रकांत पंडित। पंडित जी, आपका स्वागत है एक्स्ट्रा टाइम के ये यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब शो में। पहले तो ये बताइए, पहले साल की मायूसी के बाद दूसरे ही साल में इतना बड़ा एक रिजल्ट आना, आईपीएल चैंपियन, कैसा कैसा है? आपका आपका अंदर में क्या अभी तक क्या चल रहा है? सर अपना ऑडियो का, हाँ हाँ। या नमस्कार, धन्यवाद। आपने आपके शो में हमें बुलाया है। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है, आप सभी लोग जानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल गेम है। मतलब हर आईपीएल की हर टीम में इतनी मजबूती रहती है कि हर टीम एक अच्छी टीम रहती है। लास्ट सीजन हमारा जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा हुआ नहीं। हालांकि हमारे सभी कोलकाता के फैंस थोड़े से नाराज हो गए थे। इस साल मैं समझता हूं कि वो ज़रूर खुश होंगे जिस तरह से केकेआर ने अपना प्रदर्शन इस आईपीएल में किया है। बल्कि ट्रॉफी सिर्फ जीती नहीं है, लेकिन हर खिलाड़ी ने जो अपना योगदान दिया है और जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है उस खेल में, तो उनको सभी 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 प्लेयरों को ये क्रेडिट जाता है। और मैं ये कहूँगा कि ये क्रेडिट श्रेयस अय्यर कप्तान को भी जाता है। उसके साथ साथ सभी सपोर्ट स्टाफ, आप कहिए गौतम गंभीर है, आप कहिए अभिषेक नायर है, भरत अरुण है, काल क्रो है, टेंडो है, ये सभी लोग उनके योगदान उन्होंने दिया है। और जो आप चेंज बता रहे हैं उसमें चेंज में एक ही फर्क अगर मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट सीजन हम थोड़े से अनलकी थे। मैं ये कहूँगा कि कई गेम्स हमारे 2 रन से या 5 रन से हम हारे हैं। इसके बावजूद भी 6 गेम जीतने के बाद अगर 2 या 3 गेम हम जीतते तो हो सकता था कि हम क्वालिफाई हो जाते। वही चीज अगर इस साल देखेंगे तो वो चीज 1 रन से या हमने 2 रन से भी मैच जीती है और 5 रन से भी मैच जीती है। जब टीम का माहौल बहुत ही अच्छा था, शुरुआत जो सनराइज हैदराबाद के साथ जब हुई थी वो भी मैच एकदम क्लोज हुआ था। लेकिन हम कहते हैं कि वो गेम जब ये है ना, टूर्नामेंट को सेट करने के लिए आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, वैसे उस तरह से हुई। लेकिन ये क्रेडिट ये सभी प्लेयरों को इसलिए जाता है कि हमारे पास इस साल लाइक टू लाइक एक रिप्लेसमेंट थी। अगर आपने पूरी टीम में देखा होगा कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होती, जहां हमारे पास ओपनिंग बल्लेबाज थे, हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीतीश राणा भी हमारा इंजर्ड हुआ था ग्राउंड में पहले गेम में। उसके बावजूद भी वो जब 10 मैच के बाद वापस आया तो उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। सुनील नारायण, फिल सॉल्ट, इन्होंने जो शुरुआत हमें करवा के दी, वहां से हमारा प्लेटफॉर्म एक अच्छी तरह से तैयार हो रहा था। जहां मैं कहूँगा कि वेंकटेश अय्यर कहिए या नया अंकुरिश रघुवंशी कहिए, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह को टाइम बहुत कम मिला, या रसल को भी टाइम बहुत कम मिला, उसके बावजूद भी टीम का बहुत ही अच्छा कर रही थी। सर आऊंगे सर, श्रेयस अय्यर के बारे में बात करेंगे, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर के बारे में बात करेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानने की उत्सुकता है, जब गौतम गंभीर मेंटोर बने तो कई कई जगह से ये खबर आ रही थी यार, चंद्रकांत पंडित मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई की क्रिकेट घराना एक जैसा है, दिल्ली का क्रिकेट घराना दूसरा तरफ है, ऊपर से इंडियन क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो राइवलरी है मुंबई और दिल्ली की, क्या गौतम गंभीर और चंद्रकांत पंडित एक साथ काम कर सकेंगे? लेकिन सारे जो क्रिटिक्स थे
उनका मुंह में आप लोग जवाब दिया और आप और गौतम गंभीर ने बड़े अच्छे से काम किया और टीम को जिताया। तो गौतम गंभीर के साथ आपको जो केमिस्ट्री था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए। देखिए, दोनों का एजेंडा, मतलब हर कोच का, हर प्लेयर का एक एजेंडा होता है, जो मिशन होता है, मैं कहूँगा एजेंडा नहीं, मिशन कहूँगा, जिससे जीतने का। जैसे गौतम गंभीर का अगर आपने देखा होगा, जिन्होंने उस भारतीय हमारी टीम में जिस तरह से उन्होंने खेला है, जिस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया है, कप्तान करके उन्होंने योगदान दिया है, केकेआर को 2 बार जिता के दिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं देखते आया हूँ, वहाँ हम जीत रहे हैं। और ये जो क्या बोलते हैं ना कि एक अलग तरीके का एक एटीट्यूड एक होता है, जो दोनों कोच का सेम है, ऐसे मैं कहूँगा। इसलिए हमारी केमिस्ट्री अच्छी रही है, बिकॉज हम सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे थे, और जो मिशन होता है उसको मिशन को कंप्लीट करना ज़रूरी है। हर प्लेयर से कैसे परफॉर्मेंस निकालना है, ये ज़रूरी होता है। टीम को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये हर कोच का काम होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, और इसमें ये कोई मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ दिल्ली है और मुंबई है। जब हम इंडिया के लिए खेलते हैं तो हम सभी लोग साथ में कहते हैं कि भाई इंडिया। तो वही है कि आज हम केकेआर जैसे टीम को खेल रहे हैं, केकेआर जैसे टीम को कोचिंग कर रहे हैं, तो हमारी फ्रेंचाइजी हमारी बाकी सब चीज़ों से ऊपर आती है। और प्लेयर को यही कहा जाता है, और प्लेयर के अंदर भी यही जुनून होता है कि भाई हमारी फ्रेंचाइजी ये नंबर 1 पे होनी चाहिए, केकेआर टीम हमारी नंबर 1 में होनी चाहिए। उस तरह से हमारा प्रयास रहता है, उस तरह से हर कोचेस का, प्लेयरों का काम किया जाता है। सर, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के माने तो ऐसे बताया जाता है आपके बारे में, जो आप बड़े सख्त इंसान हैं, बड़े डिसिप्लिन वाले इंसान हैं, प्लेयर्स को ऐसे आप संभालते हो, ऐसे ट्रीट करते हो। ये विदर्भा के काफी क्रिकेटर बताते हैं, मुंबई के काफी क्रिकेटर बताते हैं, और एमपी के भी। लेकिन क्या आईपीएल एक अलग सा वर्ल्ड है? फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हर देश के क्रिकेटर आते हैं, थोड़ा सा जो नियम है थोड़ा बदल जाता है, सोने खाने पीने का नियम पूरा बदल जाता है। तो ऐसे में आप खुद को कैसे ढाल पाए? ये सही कहा आपने। देखो, हर आदमी अपने लाइफ में कई ना कई चीज़ें सीखते आता है। जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट होने के बाद अगर आईपीएल में आता है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में एक मैं कहूँगा कि हर स्टेट का एक कल्चर अलग होता है। हर कल्चर, उनका माइंडसेट अलग रहता है। लेकिन वो सभी प्लेयर्स जो रहते हैं, या 20 प्लेयर्स कहिए, आप 15 प्लेयर्स कहिए, वो एक ही इन्वायरमेंट में ग्रो हुए हैं, और ऑब्वियसली कि उनका माइंडसेट आप जानते हैं। यहाँ एक डिफरेंस ये है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ साथ हमारे टॉप इंडियन क्रिकेटर्स भी उसके अंदर है, जहाँ जो इंडिया के लिए खेले हैं। कई प्लेयर्स है वो जो अपने डोमेस्टिक में अपना एक नाम कमाया है। ऐसे प्लेयर जब साथ में आते हैं, तो ये पता चलता है कि भाई हर एक की एक रिक्वायरमेंट अलग होती है। और जैसे हम कहते हैं कि नए जनरेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, और उनकी ज़रूरत है वो पूरी करनी है, लेकिन वो ज़रूरत पूरी करने के टाइम उनसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर बाहर आता है, तो क्यों नहीं चेंज होना, ये गलत नहीं है। आईपीएल के शुरुआत के मैच से फाइनल तक एक चीज केकेआर में कॉमन थी। वो था, जब मैच चल रहा है तो गौतम गंभीर और चंद्रकांत पंडित जी दोनों आसपास बैठे हुए, दोनों के मुंह गंभीर है। गौतम गंभीर तो गंभीर है ही, आप भी गंभीर है। तो उस टाइम क्या बातचीत होती थी आप लोग में? सर, अपने ऑडियो को म्यूट कर लीजिए। ऐसे कुछ बातें नहीं होती थी, लेकिन ये दोनों के मन के अंदर ये चीज होती थी कि अगली गेंद क्या होने वाली है। इस क्रिकेट में इतने साल आपने अगर समय बिताया है, उन्होंने भी बिताया है, मैंने भी बिताया है, तो ये पता है कि भाई क्रिकेट के ऊपर हमको जाना नहीं है। क्रिकेट को रिस्पेक्ट करना है, कि जो हो रहा है उसको एक संभाल के देखना है, जिससे अगले गेंद में क्या होने वाला है। क्योंकि T20 का गेम ये है, अगर आप 2 गेंद भी खराब खेलते हो, या 2 गेंद नो बॉल होती है, तो पूरा गेम पलट जाता है। तो ये सब
क्या बोलते हैं ना, उस बात की एक टेंशन रहती है, एक चिंता रहती है, और आगे क्या होगा। ये कोई कॉमेडी शो नहीं है कि भाई कोई देख के हंसे, तो ये कोई अगर कहे कि भाई आप हंसते क्यों नहीं है, लेकिन जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ वही समझ सकते हैं कि भाई इस गेम में, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड गेम है, और इतने सारे लोग देश के देख रहे हैं, वर्ल्ड में देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे फैंस हमें फॉलो कर रहे हैं हमारी टीम को, तो ऑब्वियसली कि वो एक चिंता रहती है, और गेम जीतने की एक उम्मीद लेके बैठते हैं कि जो हमने या हमारी टीम ने जो एक स्ट्रैटेजी प्लान किया है, जो बॉलर्स को कहा गया है या बैट्समैन को कहा गया है कि जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम क्लिक हो रहे हैं उसके ऊपर, बिकॉज गेम में ये पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। तो इसके वजह से ऐसा होता है कि एक टेंशन होता ही है। मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली हम दोनों उसी तरह से देखते हैं गेम को, तो दोनों ही गंभीर रहते हैं। थोड़ा चर्चा किया जाए आपके कप्तान के बारे में। जब आईपीएल शुरू हुई उससे पहले श्रेयस अय्यर काफी दबाव में थे, और दबाव इसी में थे क्योंकि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया था, इंजरी के लेके इशू था, सब कुछ को उभर के पहले पहले ऐसे कुछ मैच में लग रहा था श्रेयस अय्यर फॉर्म में नहीं, आउट ऑफ टच है, लेकिन जितना टूर्नामेंट आगे गया उनका बल्लेबाजी अच्छा हुआ, कप्तानी बहुत ही अच्छी थी। श्रेयस के बारे में थोड़ा बताइए, वो कैसे, उनका टफ फेस कैसा था और आप लोग ने कैसे उनको गाइड किया था? नहीं, श्रेयस एक देखो, एक हम सभी लोग जानते हैं कि श्रेयस एक इंटरनेशनल प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैच्योर्ड क्रिकेटर है। हालांकि हर क्रिकेटर को जब इंजरी होती है तो थोड़ा सा एक उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है, लेकिन श्रेयस एक अलग ब्रीड का है। मैं कहूँगा कि जहाँ वो इंजरी होने के बावजूद भी वो खेलने की उम्मीद इतनी उसने रखी थी, और उसने बहुत बार कहा था कि मैं आने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, और मैं प्रूव करके बताऊंगा। ये चीज़ का उसका जो माइंड सेट है, हो सकता है मैं कहूँगा कि ये माइंड सेट शायद बम्बई से आया हुआ है, कि जो करना चाहता है, जैसे बम्बई के प्लेयर्स होते हैं, जैसे दिल्ली के प्लेयर्स होते हैं, जैसे तमिलनाडु के प्लेयर्स होते हैं, कर्नाटक के प्लेयर्स होते हैं, या ऐसे स्टेट से आने वाले प्लेयर के अंदर एक जुनून अलग होता है। तो उसी तरह का उसका एक जुनून था, और उसने जिस तरह से हैंडल किया है अपनी टीम को ऑन एंड ऑफ द फील्ड, मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया उसने किया है। काम कूल जो कहते हैं, जो कप्तानी करने के टाइम जो रिसेप्टिव होता है, जो भी सजेशंस अगर आप देते हैं तो वो अपने आप मानता है, उस चीज़ को लेना चाहता है। लेकिन एक चीज़ उसने बहुत अच्छी जो की है, जो भी इस खेल में जो इंस्टिंक्ट डिसीजन लेना चाहिए वो उसने जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ लिया है। इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से, बिकॉज T20 में आपके पास बहुत कम समय होता है कि जहाँ आपको डगआउट से कुछ मैसेज आते हैं, जो आते भी हैं वो आप तक पहुँचने तक आप एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन श्रेयस ने इस दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बैलेंस करके अपने टीम को अपने बॉलर से अच्छा परफॉर्मेंस करवा के लिया है, उसी तरह से अपने बल्लेबाजों से अच्छा परफॉर्मेंस किया, और खुद एज अ बैट्समैन करके आपने देखा होगा कि 4 या 5 इनिंग जो उसकी खेली हुई है, वो इतनी सेंसिबल इनिंग खेली कि जहां उन्होंने अपनी टीम को एक ऊपर रखा है, उस लास्ट तक टीम को लेके जाना, ये उनका प्रयास हमेशा रहा है। जैसे पार्टनरशिप अच्छी करके विकेट फेंकना नहीं है, लास्ट तक मैच जीतने के लिए खेलना है, उस तरह से उनका, मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस एक मैच्योर्ड क्रिकेटर एज अ बैट्समैन, एज अ मैच्योर्ड कप्तान, और ये हो सकता है कि भारतीय हर खिलाड़ी के लिए, हर कप्तान के लिए एक रोल मॉडल है। आपने इतना शब्द खर्चा है श्रेयस के लिए, बस एक ही वर्ड उनके लिए काफी है, खड़ूस, जैसे आप लोगों के मुंबई के क्रिकेट में कहा जाता है। और जो खराब टाइम था जब श्रेयस जो दबाव में थे, उस टाइम में गौतम गंभीर, आप या केकेआर टीम मैनेजमेंट कैसे उनको मेंटली बूस्ट कर रहे थे? क्योंकि उनका बैक का प्रॉब्लम था, ऐसा सुनाई दिया था, कुछ डॉक्टर्स ने कहा था कुछ शॉट्स वो नहीं खेल सकते हैं, तो सारा जो था आप लोग ने कैसे मोटिवेट किया था उनको? नहीं, मोटिवेट देखो, इस ऐसे प्लेयरों को मोटिवेट करने के बजाय उसके उस टॉपिक को छेड़ना ही नहीं, उनको वहां से उनको डिस्ट्रैक्ट करना ही नहीं, उनको वहां से
एक दूसरी जगह पे जो उनका जो एम है, जो मिशन है, उसके ऊपर जो श्रेयस अय्यर ये हमेशा चाहता था कि मैं कप्तान बनके मैं बैटिंग करके मैं टीम को जिताना चाहता हूं। और लास्ट सीजन जो उन्होंने मिस किया है वो अनफॉर्चुनेट था, उनको खेलने की इच्छा होने के बावजूद भी खेल नहीं पाए, लेकिन अपने आप को उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग करके रिहैब करके ऐसे सिचुएशन में खुद को रखा कि जो आके वो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करे। तो इतना ही था कि जो गेम के ऊपर, जो गेम की स्ट्रैटेजी, जो गेम की प्लानिंग जो करनी चाहिए, यही हम सभी हमारे सपोर्ट स्टाफ बात करते थे, उसके ऊपर उनका फोकस ज्यादा दिखी। तो ऑटोमेटिक जो दूसरा जो फोकस है वहां से उनको हटाया गया ऑटोमेटिक, और वो भी नहीं चाहते थे उसके बारे में बात करना। तो ये ऑटोमेटिक ये चीज होती है जब आप जैसे आपने कहा खड़ूस होते हैं, आपका माइंडसेट एक अलग होता है, तो प्लेयर का एक मिशन अलग रहता है। सर थोड़ा आते हैं आपके ओपनिंग बल्लेबाजी के बारे में। सुनील नारायण जो गौतम गंभीर कप्तान थे तो ओपनिंग करते थे, उसके बाद से कई साल ओपनिंग किए लेकिन उतना सफल वो हुए नहीं। लेकिन इस साल सुनील नारायण और फिल सॉल्ट जो आपके पहले टीम में थे ही नहीं, उनको आपने लिया, उसके बाद तो जो था वो तो हिस्ट्री हो चुका है। तो सुनील नारायण और फिल सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन था, उसके बाद जो अफगानिस्तान के जो ओपनर आए वो उनके पास केकेआर के जो ओपनिंग का समस्या था पिछले कई सालों से, वो तो मिट गया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, नारिन और फिल सॉल्ट के बारे में। नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये क्लिक होना जरूरी है। जब टीम के प्लेयर्स जब अलग अलग रोल पे हम खिलवाते हैं, अलग अलग रोल पे वो आते हैं या अलग अलग नंबर पे वो बैटिंग करते हैं, तो वो क्लिक होना ये जरूरी है। बिकॉज हर टीम ये प्रयास करती है कि अपना कॉम्बिनेशन अच्छा बनाए। जो हमारे केकेआर ने जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की हमें सभी लोगों ने, तो उसमें ये क्लिक सुनील नारायण ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, आपने देखा। और फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने जो हमें शुरुआत करवा के दी, जो पहले गेम से लास्ट गेम तक, जब तक फिल सॉल्ट यहाँ थे इंडिया में, तब तक उन्होंने दोनों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म करवा के दिया था, जिससे बाकी प्लेयरों को भी एक मोटिवेशन और एक कॉन्फिडेंस से लेके वो टीम को आगे, जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम आगे लेके चले गए। तो मैं जरूर सुनील नारायण को मार्क्स ज्यादा दूंगा, क्योंकि उन्होंने उस नंबर पे आके अपने जो रोल को एक जस्टिस देना चाहिए वो जस्टिस दिया है। और एक टीम को एक शुरुआत अच्छी करके, जब हर गेम में एक 6 ओवर में 60 लगाना या 70 रन बोर्ड पे लगाना, ये जो शुरुआत थी, ये शुरुआत से हमारी टीम का परफॉर्मेंस अलग तरह से, अलग मोड़ पे, अलग स्टेज पे चला गया। शायद आपको पता नहीं, जब आईपीएल चल रहा था तो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम के प्लेटफॉर्म में जब हम लोग शो करते थे प्री मैच और पोस्ट मैच, तो दो चीज के बारे में जिक्र करते थे। पहला है सुनील नारायण और आंद्रे रसल का फॉर्म, क्योंकि दोनों पिछले कई सालों से फुल फिट नहीं थे। आंद्रे रसल फुल फिट नहीं थे, लेकिन इस बार इतने फिटनेस है उनका, थोड़ा लीन हो गए, बल्लेबाजी में बेहतरीन बल्लेबाजी किए, विकेट ले रहे थे। और आपके अनकेप्ड बॉलर जिन्होंने पूरा जो था बाकी जो टीम था, बाकी टीम का बैलेंस को बिगाड़ दिया। ये दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, पिछले साल अगर आप देखोगे कि सुनील और इवन रसल अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्म में नहीं थे। इस साल वो ऑटोमेटिक फॉर्म में आ गए। और दूसरी चीज है कि जब वो बाकी लीग जो खेल रहे थे उसके अंदर उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, तो एक प्रकार का जो कॉन्फिडेंस था उन्होंने यहाँ तक कैरी किया था। और हर साल जब टीम शुरू करती है तो हमेशा उनका एक मकसद रहता है कि भाई इस साल हमें जीतना है। और मैं समझता हूँ कि रसल ने जिस तरह से बात की थी शुरुआत में कि नहीं, वी विल विन दिस ईयर, यू नो, दैट इज अ माइंडसेट दैट हर प्लेयर एक डेवलप करता है। सुनील को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसने शुरुआत से अगर अच्छी की तो उनका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ते गया है। तो ये सब चीज़ें का एक असर पड़ता है ये पूरे टीम के ऊपर, बिकॉज जहाँ से शुरुआत होती है। और आप देखोगे कि लास्ट ईयर जो हमारे इंडियन 2 बॉलर्स थे, जो वैभव अरोरा, हर्षित राणा,
जो उन्होंने भी लास्ट ईयर भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस आज इस साल ज्यादा हो गया, क्योंकि आज स्टार्क जैसे बॉलर के साथ उनको बॉलिंग शेयर करनी पड़ रही है, उनके साथ बॉलिंग करनी पड़ी है। तो एक एज अ इंडियन डोमेस्टिक बॉलर और एक वर्ल्ड क्लास बॉलर के साथ बॉलिंग करने का जो फर्क है, वो फर्क आपको कितना बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, ये उन्होंने दिखा दिया है। एंड उनका प्रदर्शन उसी तरह से अच्छा रहा। एक चीज सच बताइएगा सर, 24.75 लाख रुपया देके मिचेल स्टार्क को आप लोगों ने खरीदा था, और पहले 4 मैच में वो पीट चुके थे। 4 मैच में उन्होंने 100 रन खर्चा था, तो आप लोग प्रेशर में थे? आप लोग को सोच में ऐसे आया चलो यार इसको ड्रॉप किया जाए 1-2 मैच तो फॉर्म में आएगा, या आप लोग को पता था मिचेल स्टार्क इतने बड़े खिलाड़ी है, वो उनका फॉर्म में आना बस टाइमिंग का बात है? देखिए वर्ल्ड क्लास बॉलर जब आपने उसको जब लिया है, उसको कितने पैसे दिए हैं उसको बाजू में रखिए, बट उसकी क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी अगर आप सभी लोग जानते हैं या एज अ क्रिकेटर कोई जानता है, तो 4 मैच खराब होने से हमें कभी भी ऐसा लगा नहीं कि ये बॉलर्स हमको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि हमें पता था कि उसके अंदर जो क्वालिटी है, ये बॉलर बाउंस बैक करने वाला है। बिकॉज वो आज ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए खेलता है, वर्ल्ड कप में उसने बहुत ही अच्छा किया है, और उसका खुद का आत्मविश्वास एक अलग है। जिस तरह से वो बॉलिंग, अगर मैच में अगर उसकी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी जब नेट्स में वो बॉलिंग करता था, वहां वो ये बता रहा था कि मैं वापस अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ, या अगले मैच में मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। तो इस तरह का वो आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस लेवल उसने बरकरार रखा था, और वो करते आ रहा था। सो ऑब्वियसली एज अ सभी लोग जो हम एज अ सपोर्ट स्टाफ जो क्रिकेट खेले हुए हैं, जानते थे कि ये जरूर हमें उसको डिलीवर करेगा। एंड आपने देखा होगा कि जहां जरूरत थी वही दोनों मैच में उन्होंने हमें बहुत इजी करवा के दिया है। दिस इज द हाई टाइम जो हम लोग बड़े से इम्पल्सिव हो जाते हैं। मिचेल स्टार्क कितने बड़े खिलाड़ी है, 350 से ज्यादा विकेट है उनका, उनके नाम पे, आप जैसा आप भी बता रहे थे, और ये भी हम लोग भी मानते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका इतना कंट्रीब्यूशन है, 4-5 मैच देख के आईपीएल के वजह से उनको जज नहीं किया सकता है। ये सोशल मीडिया के जमाने में इंसान या फॉलोअर्स बोले थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाते हैं, 1-2 मैच के बाद ही डिसीजन ले लेते हैं। नहीं, डिसीजन देखिए T20 खेल ऐसा है, आप सभी लोग देखते हैं, हम कितने सालों से, करीबन 16 साल से देख रहे हैं। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे कि हर बॉलर जो भी कहीं भी कोई भी टीम से खेला है, कहीं भी फ्रेंचाइजी से खेला है, आप देखिए कि बॉलर्स का योगदान जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हो रहा था, क्योंकि विकेट्स उस तरह के थे, बैट्समैन डोमिनेट कर रहे थे। आपने देखा होगा कि 200, 250, 260 भी आपको डिफेंड करने के लिए मुश्किल हो रहा था। तो हम कहीं किसी बॉलर को हम दोष नहीं दे सकते। हर बल्लेबाज, उसका अप्रोच, उसका जो माइंड सेट है, जिस तरह से हमने देखा, अगर आज हम हमारे सुनील नारायण और फिल सॉल्ट अगर 6 ओवर में 70 रन लगा सकते हैं, तो दूसरे भी बल्लेबाज लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमारी स्ट्रैटेजी से और किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, हमारा एग्जीक्यूशन किस तरह से अच्छा करना है, इसकी सोच देना जरूरी है। और वही आत्मविश्वास जो कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए, उसके लिए हमें कोई कुछ मोटिवेशन स्टाफ को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल का बॉलर है, उसे तुरंत पता चलता है कि मैंने गलती क्या की है और मेरे से गलती क्या हुई है, या मैं करने के लिए जो कोशिश कर रहा था वो चीज हुई नहीं है, तो उसको सुधारना कैसे है। तो उसके पास नेक्स्ट डे नेट्स पे वो चीज वो जरूर करते थे। 260 रन चेस करने का या 260 रन डिफेंड करने का बता रहे थे। एज ए कोच आपको क्या लगता है, इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है आईपीएल में इस बार लागू हुआ है, ये कितना इफेक्टिव हो सकता है? या आपका राय, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी इनको नकार चुके हैं, इम्पैक्ट प्लेयर रूल उनको अच्छा नहीं लगा। आप कैसे सोचते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में? नहीं, मैं अच्छा नहीं लगा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि उसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज भी है। ये दोनों तरफ से मैं बात करूंगा, इसलिए क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हमारा एक इंडियन प्लेयर भी उसमें खेला जाता है।
दूसरी चीज है, अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर नहीं लगाते हैं तो जो बॉलर के लिए एक एडवांटेज मिलता है, बिकॉज आज बैट्समैन एक एडिशनल ऐड होता है, तब जो अप्रोच होता है टीम का वो अलग होता है, बिकॉज आपके पास 8 नंबर तक बैटिंग होती है। तो ये दोनों चीज का मैं कहूंगा कि जहां आपको बॉलर्स भी मिलता है, तो ये जो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। इतना ही है कि कौन सी चीज का हम इस्तेमाल करना चाहिए। आज ये भी हो सकता है कि बॉलर के लिए ये दिक्कत आती है, बॉलर्स को मैं कहूंगा कि टफ टाइम आ जाता है। अगर ये टफ टाइम बॉलर के लिए नहीं है, दोनों का क्या बोलते हैं ना, बैलेंस करना है बॉलिंग का और बैट्समैन का, तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर को रुका दीजिए। सर हम लोग इंटरव्यू का आखिरी चरण पे आगे 3-4 सवाल है। पहला सवाल, रिंकू सिंह वर्ल्ड कप का चुनाव जो हुआ, आईपीएल चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप, जो आप थोड़ा शॉक्ड हो गए थे रिंकू सिंह को पहले 11 में आप लोग पहले 15 में आप लोग नहीं देख पाए, थोड़ा शॉक थे? जैसे पिछले 1.5-2 साल रिंकू ने सर्विस दिया था T20 क्रिकेट में, क्या कैसा फीलिंग था, कैसा माहौल था, क्या टीम मैनेजमेंट था? नहीं, थोड़ा सा एक होता है कि शॉक तो होते हैं, क्योंकि इसका रीजन एक था, रिंकू ने लास्ट सीजन अच्छा करने के बाद भारतीय टीम में उसकी जगह बनी थी, वहां भी उसने दोनों सीरीज में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसने अच्छा फिनिशिंग जॉब अपना रोल निभाया था। उसके बाद उम्मीद थी कि वो वर्ल्ड कप की टीम में आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जगह नहीं बना सका। अब ये चीज को लेके रिंकू भी थोड़ा सा अपसेट था, डिसअपॉइंटेड था। ये चीज तो होने वाली हर खिलाड़ी के साथ होती है, उसमें वहाँ रिंकू रहे या कोई और खिलाड़ी रहे, कल श्रेयस को भी शायद अंदर से लगा होगा कि आज मेरी भी जगह बन सकती थी। आज बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं भारत देश में, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी कि रिंकू ने 1-2 दिन के बाद ही इमीडिएटली अपना फोकस हटाया था और अपना फोकस रखा था कि आज केकेआर के लिए मैं मैचेस जिता के दूंगा। ये उसका एक माइंडसेट था, और वो चाहता था कि मैं इस टूर्नामेंट में और भी अच्छा करूं, जिससे मेरी चांस, मेरा मौका मुझे मिले। तो ये जो चीज है, ये हर खिलाड़ी ने सीखनी चाहिए। मैं रिंकू को दाद देता हूं, क्योंकि उसने जो उसका अपना माइंडसेट बनाया था, वो बहुत अच्छी तरह से बनाया था, इसलिए वो अपने प्रैक्टिस में ध्यान दे सका, ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, या अपनी कोशिश कर रहा था कि मैं इस मैच में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मैं कहूँगा कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा लगी नहीं, क्योंकि जो फ्रंटलाइन बैट्समैन थे वो रन बना रहे थे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे थे। तो रसल और रिंकू को बहुत कम समय मिला, कम टाइम मिला कि जिससे वो, और जैसे लास्ट ईयर जैसे नितेश राणा और रिंकू, ये 2 बल्लेबाज थे कि जो उसके ऊपर हम डिपेंड करते थे। आपका और एक प्यारा स्टूडेंट है, उसने भी कारनामा किया इस आईपीएल में, वेंकटेश अय्यर, एमपी के लेके खेलते हैं और आपके बहुत चाहते हैं, और लास्ट 4 मैच में 4 हाफ सेंचुरी बहुत बड़ी बात होती है। वेंकटेश अय्यर भी केकेआर से अपना कैरियर शुरू किए थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा उनका आउट ऑफ टच था। इस बार जो फॉर्म में आए, वेंकटेश के बारे में क्या कहना है? नहीं, वही ना, जैसे क्रिकेटर के फॉर्म अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जैसे हमने कहा था कि भाई लास्ट ईयर रसल भी फॉर्म में नहीं था, लेकिन इस साल रसल का अगर आप बैटिंग देखें तो उसका इम्पैक्ट एक अलग था, सुनील का एक इम्पैक्ट अलग हो गया, और उससे टीम को कितना फायदा हो गया। वेंकटेश लास्ट ईयर ऑन एंड ऑफ वो भी करता था, लेकिन इस साल, सो दैट इज कॉल्ड अ क्वालिटी। उसको क्वालिटी कहते हैं कि भाई बाउंस बैक करने की क्वालिटी प्लेयर के अंदर है। और मेन ये बाउंस बैक क्यों करते हैं, क्योंकि अपने एबिलिटी के ऊपर उनको एक भरोसा रहता है, और वेंकटेश को अपने एबिलिटी के ऊपर भरोसा है। उसका जो अप्रोच है वो फियरलेस अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है। आपने देखा होगा स्टेप आउट करने में वो हेजिटेट नहीं करता है। मतलब अगर 2 विकेट 1 विकेट चली भी गई है, तो जब 3 नंबर पे बैटिंग जा रहा है या 4 नंबर पे बैटिंग कर रहा है, लेकिन दूसरा तीसरा बॉल अगर उसको स्टेप आउट होके मारना है, तो वो पीछे नहीं हटता है। सो that shows the confidence level in your self ability, and
वो जो चीज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वेंकटेश इस साल भी बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है टीम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से, जिस तरह से उसने T20 IPL में किया, उसी तरह से मध्य प्रदेश को भी वो इस तरह से कंट्रीब्यूशन देगा। आप लोग को तो नया हेडेक हो गया, क्योंकि अगले साल जो आईपीएल का ऑक्शन है, रिटर्न किसको करेंगे? कितने प्लेयर को रिटर्न करेंगे? सुनील नारिन, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट, किसको छोड़ेंगे, किसको रखेंगे? मतलब कुछ बातचीत हुआ? कैसा लगता है, कैसा होने वाला है अभी तो आईपीएल खत्म दादा, अभी तो आईपीएल खत्म हुई है, तो थोड़ा सा समय भी दीजिए उसके ऊपर सोचने के लिए। इनका ये मुश्किल चीज है, केकेआर के लिए ये सब डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। लास्ट 2 सवाल सर। 3000 एप्लीकेंट जमा पड़ा हुआ बीसीसीआई के पास हेड कोच के लिए, आपने दाखिल किया अपना नाम? नहीं, मैं करना चाहता था, लेकिन क्या करे ना कि उस क्राइटेरिया में मैं बैठता नहीं, क्योंकि एज का लिमिट है उसमें। ओके, एज लिमिट के चलते चंद्रकांत पंडित अपना नाम दाखिल नहीं कर पाए। आखिरी सवाल, आपके मित्र गौतम गंभीर अगर भारतीय दल के कोच बनते तो कैसा होगा? क्या कुछ बता सकेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, ये तो खुशी की बात है, क्योंकि कोई भी हमारे इंडिया से जो कोचेस बनते हैं वो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ये पता नहीं कि उन्होंने अभी अप्लाई किया है या नहीं किया है, लेकिन उनके पास जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो जरूर भारतीय टीम के लिए काम आ सकता है। देखिए, चंद्रकांत पंडित जी ने तो ये बताया नहीं सही से जो गौतम गंभीर अप्लाई किए हैं या गौतम गंभीर भारतीय दल के अगले कोच बनेंगे, लेकिन कई फ्रेंचाइजी ओनर्स ने ये हरी झंडी दे दी है, गौतम गंभीर अगले भारतीय दल के कोच है। जो भी हो, चंद्रकांत जी, आपको हार्दिक शुभकामना आईपीएल जीतने की, और एक्स्ट्रा टाइम परिवार की तरफ से आपको बहुत सारा बधाई। आप ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारे जो दर्शक है वो हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पूरे आईपीएल में हमारे केकेआर के सभी फैंस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा जो माहौल बहुत ऊंचाया था, जो इंस्पिरेशन हमको दिया था, और जो सपोर्ट था, जो बल्कि वो सिर्फ कोलकाता में नहीं, लेकिन पूरे भारत देश में। और जब कोलकाता में हम आते हैं तो उसका जो फील होता है वो कुछ अलग ही है, और उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। एक्स्ट्रा टाइम। लेटेস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।